वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं एनालिसिस बताने वाली हूँ 18, 19, 20 जनवरी का, जो आपके साइंस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो बने। तो आगे जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाली क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्नेक के मूवमेंट से बना था, सांप जो मूवमेंट करता है उससे। क्वेश्चन था कि दो स्नेक हैं ए और बी। एक स्नेक जो है वो नैरो लूप लगाता है ना, पतले पतले लूप लगाता है। और एक स्नेक जो है वो ब्रॉड लूप लगाता है। ठीक है, ब्रॉड लूप लगाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमको पूछा गया था कि कौन सा स्नेक ज़्यादा स्पीड से जाएगा। तो देखिए, जो स्नेक ब्रॉड मतलब ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो उसको ज़्यादा एरिया कवर करना होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड घट जाएगी। लेकिन जो स्नेक नैरो लूप लगा रहा है, पतले लूप लगा रहा है, तो उसमें उसको एरिया कम कवर करना होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्नेक जिसके नैरो लूप होंगे वो ज़्यादा फास्ट रन करेगा, तो वहीं पर उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको लेस एरिया जो है वो कवर करना पड़ रहा है। लेकिन जबकि जो स्नेक जिसके ब्रॉड पैचेस हैं उसको बड़े बड़े ब्रॉड लूप लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें उसको ज़्यादा एरिया जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो आगे भी बने तो इसमें ऐसे ही याद रखना है। बाकी स्नेक जो होते हैं उनके लिम्स नहीं होते, उनके जो पाद होते हैं जिन्हें हम पैर बोलते हैं वो नहीं होते। तो वो किसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं? तो वो लार्ज नंबर ऑफ लूप्स जो हैं, है ना, लूप लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो उनको आगे धकेलने में मदद करता है। आपने देखा ही होगा, सांप जो है लपेटन लूप लगाता है और जितने ज़्यादा लूप लगाता है उतना ही वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो याद रखेंगे, नैरो लूप वाला सांप जो है कम एरिया कवर करेगा, जिसकी वजह से वो जो है जब ज़्यादा एरिया उसको कवर ही नहीं करना पड़ रहा तो उसकी स्पीड वहाँ पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बना आपका वो डोमेस्टिक फ्यूल वाला क्वेश्चन है। 2021 के सारे प्रीवियस ईयर देखकर जाने बहुत ज़रूरी हैं। 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो जो 2 क्लासेस में आपको कंटेंट के और 2 ही क्लासेस में सारी शिफ्टों के पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आई बटन में ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वो 2021 के प्रीवियस ईयर ज़रूर देख कर आएँ। वहीं से क्वेश्चन बना था, जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है, घरेलू ईंधन होता है, बेसिकली यहाँ पर ये LPG की बात करता है। तो इसमें पूछा जाता है कि इसका ज्वलन ताप कैसा होता है। तो वो ज्वलन ताप जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। अब देखिए, ज्वलन ताप क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है? एक मिनिमम वो टेम्परेचर जिस पर वस्तु जलती है ना, तो वो उसका ज्वलन ताप है। जैसे पेपर है, पेपर का ज्वलन ताप बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत ही इजीली फायर को कैच कर लेता है। तो याद रखेंगे, पेपर का ज्वलन ताप कम है। तो यहाँ पर जो LPG हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका ज्वलन ताप बहुत कम होगा तो वो अगर जैसे ही जलाएंगे तो पूरी रसोई में आग फैल सकती है। इसलिए जो ज्वलन ताप होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, वो मॉडरेट होना चाहिए। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसमें मान होता है, वो भी LPG का मॉडरेट में जो है वो कंसिडर करा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का जो उसमें मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे मैं काऊ के डंग की बात करूँ, जो गोबर के उपले होते हैं, उनका जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत कम होता है। वो पूर्ण तरह ऊष्मीय मान क्या है कि कोई वस्तु, कोई ईंधन कितना पूर्ण रूप से जल पा रहा है, तो वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। अब जैसे काऊ का जो डंग होता है, उससे जो उपले बनते हैं, उनमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है। आपने देखा होगा वो जल ही नहीं पाते सही से, वो धुआं धुआं देते हैं। तो वहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है लो होती है। लेकिन LPG के केस में अगर लो हुई तो जलेगी नहीं वो, तो इसलिए, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, तो वो मॉडरेट होती है। तो यहाँ पर LPG की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक महिला है गांव में, क्या कहते हैं, वो जो हाथ से बना हुआ होता है ना, जिस पे अपना खाना बनाते हैं वो, तो उस पर क्या कर रही है, वो खाना बना रही है और लकड़ी और क्या कर रही है, काऊ डंग का प्रयोग वो वहाँ पर कर रही है फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर। ठीक है, तो उस केस में जिसे हम बोलते हैं क्या, चूल्हा है ना, गाँव में जो चूल्हा बनाते हैं वो चूल्हा। तो उस चूल्हे में क्या होते हैं, लकड़ी और वो जलाते हैं ना, गोबर का वो जो होता है उपले। तो वो पूछ सकता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो याद रखेंगे, वहाँ पर आप आंसर देंगे, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसमें मान होता है वो लो होता है। और इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तभी जाके वो जलता है। आपने देखा होगा उपले को। तो
जबकि एलपीजी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। ऐसे याद रखेंगे। पेपर का आप हमेशा याद रखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो जल जाता है। तो यहाँ पर एक आपकी बेसिक थिंकिंग जो है यहाँ पर रिक्वायर है, याद रखेंगे। बहुत ही गहन चिंतन साइंस में आपको चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और अगर एक बार चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में बना था। ये देखिए, इंडिकेटर से, सूचक से तो क्वेश्चन आपका बार बार ही बन रहा है। और इंडिकेटर में वही आपके टर्मरिक, फिनोल्फ्थलीन। तो टर्मरिक जो है हल्दी है, आपको पता है बेस में क्या करती है, लाल रंग देती है। बेस आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, काफ़ी पूछा जाता है, NaOH है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में क्या देगी, ये लाल रंग देगी। और एसिड में क्या करती है, ये अपना कलर जो है चेंज नहीं करती, उस केस में ये येलो ही रहती है। फिनोल्फ्थलीन की बात करें, ये एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, कृत्रिम सूचक है, जो बेस के साथ क्या करता है, पिंक कलर देता है। और एसिड में ये कलरलेस रहता है, वहाँ पर ये कोई कलर नहीं देता। और भी सारे इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं। लिटमस पेपर आप याद रखेंगे, जो लिटमस पत्र होता है वो जो एसिड होते हैं, एसिड में जो लिटमस पत्र होता है वो नीले को लाल कर देता है। और बेस के केस में जो लिटमस पत्र होता है वो लाल पत्र जो है वो नीला हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ से तो इंडिकेटर से ये क्वेश्चन आपका 100% हर किसी के एग्जाम में बन रहा है। उसके बाद यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है वो बन रहा है। आगे मैं फिर से इसकी जो पूरी एक टेबल है आपको दिखा दूंगी। वायरस और बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं, इनका मैच द फॉलोइंग करके आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ दे देगा आपको, मलेरिया दे देगा ऑप्शन में, तो फिर आपको मिलान करना होगा उसका प्रोटोजोआ से। आपको हेपेटाइटिस दे देगा तो हेपेटाइटिस का मिलान करना होगा आपको वायरस से। फिर आपको ऐसे टाइफाइड दे देगा तो टाइफाइड का मिलान आपको बैक्टीरिया से करना होगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल रहे हैं जीवाणु, विषाणु से, बैक्टीरिया, वायरस से। तो ये हो गया एक क्वेश्चन इस तरह का। उसके बाद देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आया और ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायुमंडलीय दबाव वाली जगह कहाँ पर होगी। देखिए, जितनी आप ऊंचाई पर जाते हैं, हम पढ़ते हैं थ्योरी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, क्योंकि परतें जो होती हैं एटमॉस्फेयर की वो घटती जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वो भी घटता चला जाता है। तो जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे, तो इन अगर ऑप्शनों में मैं देखूँ तो लेह जो है वो सबसे ऊंचाई पर होगा। और सबसे ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बना। फिर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका ये एग्जाम में बना। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही कुछ लिया गया हुए क्वेश्चन में से भी है कि हीटर, ये जो आपने हीटर वगैरह देखे हैं उनमें आपने देखा होगा नाइक्रोम जो होता है वो प्रयोग किया जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, उसका गलनांक क्या होता है, उसका हाई होता है। अब वो आसानी से आपने देखा होगा पिघलता नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर वहाँ पर देना पड़ता है। आपने देखा होगा 1200 1300 है ना, इस तरह के वोल्टेज के आते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उसके बाद भी वो पिघलता नहीं है। तो जो हीटर का मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनमें जो वायर यूज़ हो रहे हैं, जिस मेटल के वो बने हैं, जिस धातु के वो बने होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, याद रखेंगे, वो हाई होता है। वो आसानी से पिघलते नहीं हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका बहुत हाई। और उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो कम होती है। वो इसलिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो वहाँ पर पास हो सके। प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रोकना है ना, करंट को रोकना थोड़ी है। हीटर में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट हमको पैदा करनी है, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाना चाहिए, क्योंकि मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, करंट को रोकने की, विद्युत को रोकने की, वो लो होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यही करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हीटर में। तो मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर हाई होना चाहिए और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपकी लो होनी चाहिए। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जो पीछे भी बना है, फ्यूज़ वायर। ये जो फ्यूज़ लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आपने देखा होगा, ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए। और वो सर्किट ब्रेक कब होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है वो सप्लाई होती है। तो उस केस में फ्यूज़ जो है वो ईजिली जल्दी से ब्रेक हो जाता है, ताकि पूरे घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो फ्यूज़ में आप खुद एग्जाम्पल में लगाएंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, जो उसका वायर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मतलब जैसे ही एक टेम्परेचर के बाद उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर वहाँ पर होता है तो वो पिघल कर टूट जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो है,
सपोज़ 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 1000 डिग्री है, तब भी नहीं वो पिघल रहा, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ताकि वो आसानी से जल्दी से जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो, या करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आसानी से पिघल कर क्या करे, टूट जाए। तो फ्यूज़ वायर जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे लो होता है, और उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, करंट को रोकने की क्षमता होती है, विद्युत को रोकने की क्षमता होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो हाई होती है, वो रोकने की कोशिश करते हैं करंट को। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनने को देखने को मिलेगा आगे। जैसे हीटर का पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, रेजिस्टिविटी लो होगी, तो ऐसे ही आपसे फ्यूज़ वायर का पूछेगा तो याद रखेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, हमारी हाई होती है। उसके बाद देखिए जी रूट वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन रहा है, ज़्यादातर 1-2 सेट को छोड़ छोड़ के इस तरह से, रूट वाला और वेनेशन वाला। तो मैंने आपको बताया है 2 तरह की जड़ें होती हैं, एक आपकी टैप रूट होती हैं, ठीक है। टैप रूट जैसे गाजर में होती हैं, तो उसमें एक मेन जड़ होती है, बाकी छोटी छोटी इस तरह से जड़ें जो हैं निकली हुई होती हैं। तो जब भी मूसलाधार जड़ें टैप रूट की बात होगी तो याद रखेंगे उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जाली नुमा जो उनकी शिराएं, जो जाली नुमा जो होंगी उनकी पत्तियां होंगी, जो पत्तियों में उनकी वेसल्स होती हैं वो जाली नुमा होती हैं। इस तरह से आपने नॉर्मल पत्तियों में देखा होगा, चाहे तुलसी का पत्ता हो, गुड़हल का पौधा हो, उनकी पत्तियों में क्या होती हैं, जाल जो है वो होती हैं। तो वो होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरी तरह की जड़ें होती हैं जो आपकी जो होती हैं आपकी फाइब्रस रूट होती हैं, आप स्थानिक जड़ें जिनको बोलती हैं, जो गुच्छे की फॉर्म में होती हैं। और ये गुच्छे की फॉर्म में जैसे गेहूं के पौधे की, घास के पौधे की, बैम्बू के पौधे की, आपके बनाना के पौधे की, ये सारी जो जड़ें होती हैं ये आपकी गुच्छे की फॉर्म में होती हैं। तो ये आपकी फाइब्रस रूट होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और इनमें जो वेनेशन देखने को मिलता है, हमें विन्यास देखने को मिलता है इनकी पत्तियों में, वो हमें पैलर देखने को मिलता है। सीधी सीधी रेखाएं जो हैं इनकी पत्तियों में देखने को मिलती हैं। चाहे आप बनाना ट्री की बात करें, आप उसमें बनाना की पत्तियां देखेंगे तो उसमें सीधी सीधी धारी खिंची होती हैं, तो उनमें जो वो नलियाँ होती हैं वो सीधी होती है, पैलर होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर वेनेशन कैसा होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है। पैलर जो वेनेशन है वो हमको देखने को मिलता है किसमें, फाइब्रस रूट में। और टैप रूट में कैसा वेनेशन देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। जाली नुमा शिरा विन्यास जो है वहाँ पर मूसलाधार जड़ों में टैप रूट में देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस पर फ़र्क पड़ता है जब वो एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ ये एयर है और ये आपका वाटर है, तो ये दोनों अलग अलग आपके माध्यम है, मीडियम है, ठीक है। अब जो एयर है वो हल्की है, तो वो डेंस, वो आपका रेयर मीडियर होता है। कैसा होता है, रेयरर मीडियम होता है। और ये जो वाटर है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा है, तो वो आपका डेंसर मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है, डेंसर। तो समझ में आया, एयर जो है वो भी एक माध्यम है, पानी जो है वो भी एक मीडियम माध्यम है। ये क्योंकि इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कम है एयर की, तो ये रेयरर मीडियम हो गया। पानी जिसकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है तो वो डेंसर मीडियम हो गया। अब याद रखेंगे, जब प्रकाश गति करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब मैं बता रही हूँ रेयर से डेंसर में, जब लाइट एयर से वाटर में आती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है याद रखेंगे वो घट जाती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लाइट का ब्रेक डाउन हो जाता है और लाइट जो है सही से प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर पाती। तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी मैं बोलूँगी तो याद रखेंगे वो घट जाती है। वो कब घट रही है, जब मैं रेयर से डेंसर में जा रही हूँ। लेकिन जब मैं डेंसर से उल्टा जाऊंगी, डेंसर से रेयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। बस यही एग्जांपल याद रख लेंगे कि हवा से पानी में, मतलब रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो घट जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में नहीं देगा तो वेलोसिटी देगा, वेग देगा, तो वेग जो है वो प्रकाश का घट जाता है। जब वेग घटेगा तो याद रखेंगे वेवलेंथ जो होती है वो भी घट जाती है। वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो साथ चलेंगी। अगर वेलोसिटी घटती है तो वेवलेंथ भी घटेगी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर
वेवलेंथ बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन भी बने तो याद रखेंगे, जो आवृत्ति होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होती है, वेवलेंथ होती है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उस पर फ़र्क आता है, वो वहाँ पर घट जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन रहा है। एक क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म का जो है वो भी बना था कि बैक्टीरिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं और फिर उसमें से पहचानना था कि बैक्टीरिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर हम इजीली सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक। ब्रेड और केक में हम बैक्टीरिया का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे हम खमीर बोलते हैं। और ये आपकी फंगाई की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? फंगाई, कवक की कैटेगरी में आता है। और ये जो फंगाई में जो ईस्ट होता है, याद रखेंगे, ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। बाकी मोस्टली सारे फंगाई जो होते हैं, कवक होते हैं, वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन फंगाई में अगर ईस्ट की बात करी जाए तो वो आपका यूनिसेलुलर होता है, जो ब्रेड और केक बनाने में प्रयोग करा जाता है। तो यही यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं होगा। बाकी सारे कथन यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में सही है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड करा है कि बैक्टीरिया के पॉजिटिव पॉइंट आपको पता चले कि बैक्टीरिया जो होता है वो हर्बीवोरस में प्रेजेंट होता है। उनमें जो सेलुलोज होते हैं, आपने देखा होगा, जो रूमिनेंट होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं और फिर उनको जो जुगाली करते हैं, पहले खाने को आधा अंदर ले जाते हैं, फिर बाहर लाकर उसको दोबारा चबाते हैं, जैसे बफेलो वगैरह हो गए। तो वो जो रूमिनेंट होते हैं उनमें जो सेलुलोज है, क्योंकि वो घास फूस जो खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, तो उसके भिगटन में मदद करते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं। ये बात सही है। उसके बाद एंटीबायोटिक जो हैं आपको, उनकी बनाने में भी बैक्टीरिया का प्रयोग करा जाता है। बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बायोगैस वगैरह में, उनको भी विघटन करने में ये जीवाणु जो होते हैं वो मदद करते हैं। तो ये इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना। उसके बाद बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि क्लिनिकल और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती हैं उनकी रेंज से रिलेट कर क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में अगर वो बात करी जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं क्लिनिकल थर्मामीटर बात करूं, जो नॉर्मली जिसमें मरकरी होती है, तो उसमें मरकरी क्यों होती है? अच्छा, मरकरी इसलिए होती है क्योंकि मरकरी हीट होने पर, गर्म करने पर क्या होती है? फैलती है। तो जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हम उसको लगाते हैं अपने अंदर, तो वो फैलती है मरकरी। तो इसलिए हम उसमें मरकरी का प्रयोग जो है वो करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। तो उसकी जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका एक प्रयोगशाला वाला लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जिसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम शायद पूछी गई थी। अब वो आपका लीस्ट काउंट पूछा गया था। देखिए, लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट जो होगा क्लिनिकल थर्मामीटर में, क्योंकि एक पूरा, जैसे 35 डिग्री है ये और ये 36 डिग्री है, इसके अंदर भी ये 5 डिवीज़न में कटा हुआ होता है। तो इसका जो एक डिवीज़न होता है ना, वो 1/5 होता है, मतलब 0.2 डिग्री जो है ना, वो इसमें लीस्ट काउंट होता है। अब ये देखना होगा क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। या ये वाली रेंज पूछी गई थी कि 35 से 42 वाली में मिनिमम 35 हो जाएगी, मैक्सिमम 42, इस केस में मिनिमम -10 और मैक्सिमम 110, या लिस्ट काउंट पूछा गया था, तो उस केस में वो होगा 0.2। क्यों? क्योंकि जो एक जैसे 35 से 36 डिग्री में अगर हम हैं तो बीच में वो 5 हिस्सों में कटा होता है, तो उसमें जो एक डिवीज़न है वो लिस्ट काउंट है, वो कितना होता है? 0.2 होता है। तो इस तरह से भी हो सकता है। बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। 2 तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक तो ग्राफ ऐसा होगा और एक जो दूसरा ग्राफ होता है वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर डिस्टेंस है और ये यहाँ पर आपका टाइम हो गया। इस केस में मेरा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये
इस तरह से एक पैरेलल लाइन वो जो एक स्ट्रेट लाइन हमारी खिंच जाती है। तो ये यहाँ पर क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड हमको देखने को मिलती है कि मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी जैसे जैसे मेरी टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मेरी चाल जो है वहाँ पर बढ़ रही है, यूनिफॉर्म गति जो है वो मेरे को देखने को मिल रही है। अब एक दूसरी सिचुएशन ये है कि डिस्टेंस यहाँ पर नहीं बढ़ रहा, ये 20 है तो यहाँ पर ये 20 पर ही सीधी लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है। टाइम के साथ साथ मेरा डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है। तो दो केस होंगे, या तो ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है जहाँ पर डिस्टेंस के साथ ये इस तरह से एक लाइन खिंच जाती है स्ट्रेट, और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे खिंचती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पर एक स्पीड जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यही आपका क्वेश्चन आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि कब ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन की दो कंडीशन होती हैं, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन बनती है और एक इस तरह से पैरेलल करके स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चन बन रहे हैं सेट में, तो याद रखेंगे शुगर, सॉल्ट, ये हमारे कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सोडियम बेंजोएट पूछेगा, विनेगर पूछेगा, सिरका वगैरह डालते हैं हम। सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये भी याद रखेंगे, एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में ये भी बना है। तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव हैं। तो सारे प्रिजर्वेटिव आप जो हैं वो याद रखेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि पिकल को, सॉल्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं आपका एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह पिकल में, अचार में। तो वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है ना उसको ख़त्म कर देता है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखे थे। तो जो सॉल्ट होता है वो पिकल में क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वृद्धि जो है वो वहाँ पर नहीं होने देता। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन आपका जो है वो बन रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए सिंपल, एक सॉल्यूशन के अंदर मेटल पड़ा होता है, जैसे कॉपर पड़ा है CuSO4, ये एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक ये सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर पड़ा है। और एक ये सिंगल मेटल है आपका जैसे जिंक। तो ये जो जिंक है ना सिंगल मेटल, और ये जो सॉल्यूशन में कॉपर पड़ा है मेटल, अगर ये सिंगल मेटल, जैसे जिंक यहाँ पर सिंगल मेटल है, अगर ये सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर हो जाएगी क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से, जो सॉल्यूशन में पड़ा है कॉपर, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है। तो जिंक उसमें ऊपर आता है, कॉपर बहुत नीचे होता है। तो कॉपर वहाँ पर कम रिएक्टिव है। सॉल्यूशन में पड़ा हुआ जो मेटल है वो अगर सिंगल मेटल से कम रिएक्टिव होता है तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन था। याद रखेंगे कॉपर जो होता है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव में जो है वो काउंट। देखिए उसके बाद 19 तारीख में मिरर से जो है वही आपका जो दर्पण वाला क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पर बना था कि सपोज़ जैसे ये मिरर है और मैं मिरर से 10 मीटर की दूरी पर खड़ी हूँ या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है मैं मिरर से खड़ी हूँ। मैं मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई। तो अब मैं जब आगे बढ़ गई तो यहाँ से मेरी दूरी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो मिरर के पीछे भी जो मेरी इमेज बनेगी अब वो 8 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, ठीक है। और पहले जो बन रही थी वो 10 सेंटीमीटर पर बन रही थी। तो ये पूछेगा कि आपकी अब और जो इमेज पीछे मिरर के बनी है उन दोनों की दूरी कितनी होगी। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर वहाँ पर ये दूरी हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मिरर का जो है वो देखने को मिला एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी एक आया, वाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमक जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होती है। अब देखिए जो फायर होता है उसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ईंधन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक आपकी हीट होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ कट कर दी जाए तो जो अग्नि है वो प्रकट नहीं होगी, है ना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी गैस है, ठीक है। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो छिड़की जाती है तो वो एक परत की तरह, एक कंबल की तरह काम करती है आग के ऊपर। और वो आग के ऊपर क्योंकि वो भारी है ऑक्सीजन से तो वो आग के ऊपर ऐसे कंबल की तरह, परत की तरह आ जाती है, जिससे क्या होता है वो
आग और ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो तोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है तो वहाँ पर जो आग है वो बुझ जाती है। तो इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर ऑक्सीजन को रोक देती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हैवियर है ऑक्सीजन से, तो वो कवर करती है फायर को लाइक अ ब्लैंकेट, एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जो फ्यूल और ऑक्सीजन है उसके बीच में ये कार्बन डाइऑक्साइड एज ए परत की तरह काम करती है, और ये यहाँ पर फ्यूल और ये ऑक्सीजन का संपर्क जो है वो टूट जाता है और आग बुझ जाती है, और इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशन में प्रयोग करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो था आपका एग्जाम में बना था। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी एग्जाम में बना था, अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय अ सिंगल पेरेंट्स ओनली, मतलब दो गैमेट की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे हम ह्यूमन में होता है मेल और फीमेल चाहिए तभी जो है ऑफ स्प्रिंग जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, सिंगल पेरेंट से ही जो है उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये हमें बाइनरी फ्यूजन जो है देखने को मिलता है अमीबा और पैरामीशियम में। आपने देखा होगा एक अमीबा होता है सिंगल, पहले ऐसे उसमें केंद्रक होता है, फिर वही बाद में टूट के क्या होता है, दो अमीबा वहाँ पर बन जाते हैं, तो वो आपका बाइनरी फ्यूजन होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक ही अमीबा ने क्या करा, अपने एक और अमीबा को वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपका बाइनरी फ्यूजन हो गया, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में ही आएगा। बडिंग इन हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट में जो बडिंग होती है, मुकुलन जो होता है, जैसे ये हाइड्रा होता है इस तरह से, तो इसी में से इसकी जो बड है वो निकल जाती है बाहर, तो ये भी आपका असेक्सुअल अलैंगिक जनन ही जो है यहाँ पर होगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था जो देखने को मिला था। उसके बाद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, रेड ब्लड सेल और डब्ल्यू ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देती हूँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बन रहे हैं। देखिए जो आरबीसी होता है ये हमारा क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। याद रखेंगे आरबीसी क्या करते हैं, जो रेड ब्लड, देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना वो तीन हिस्सों में बटा होता है। एक तो रेड ब्लड सेल होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और एक आपकी प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें हम बिम्बाणु बोलते हैं शायद हिंदी में। तो ये तीन हिस्से जो हैं आपके ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है उसके बटे हुए होते हैं। तो आरबीसी इसमें क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन का संवाहन करती है थ्रू आउट द बॉडी। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन से, डिजीज़ से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जब बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये क्या करते हैं, ये अपनी शेप चेंज करते हैं और वहाँ पर ये लड़ने में जो है वहाँ पर मदद करते हैं। अब आरबीसी जो है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे, जिसकी वजह से ही जो सेल्स होते हैं इनका कलर कैसा होता है, रेड कलर जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जबकि वाइट ब्लड सेल में ये हीमोग्लोबिन नहीं होती। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, याद रखेंगे। जबकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये राउंड डिस्क फॉर्म के जो हैं इनकी शेप होती है। जबकि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया आता है या कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसी के हिसाब से ये अपनी शेप जो है वहाँ पर चेंज करते रहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कौन से सेल हैं जो अपनी शेप चेंज करते हैं, तो वो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब देखिए जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं होता, जबकि वाइट ब्लड सेल के अंदर होता है। अब देखिए जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया, थकान जो होती है वो आपको महसूस होती है, एनीमिया। उसमें आयरन वगैरह, जो आयरन के रिच सोर्स हैं वो हमको वहाँ पर लेने चाहिए। अब इसमें लुकेमिया, वाइट ब्लड सेल के केस में क्या हो जाता है, लुकेमिया हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें रेड ब्लड सेल के केस में एनीमिया होता है। अगर पूछा जाए कौन से सेल हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो आपके रेड ब्लड सेल ही होंगे। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी ताकि आगे यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप कर पाएँ। उसके बाद घर्षण से क्वेश्चन आपका बनता है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन बनता है। कोई वस्तु अगर रखी है और वो हिल नहीं रही है तो उस पर कौन सा फोर्स जो है लग रहा है, तो याद रखेंगे वहाँ पर घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स जो है वही वहाँ पर काम कर रहा होता है। फिर घर्षण जो है वो दो वस्तुओं के कांटेक्ट में आने पर ही काम करता है, तो ये एक कांटेक्ट फोर्स होता है। संपर्क बल जो है वो आपका होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इनके पार्टिकल एक दूसरे के अंदर धंसते हैं, तो वो क्या करते हैं,
एक दूसरे को रोकने की, नीचे से रोकने की कोशिश करते हैं, और वही आपका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और 3 तरह के फ्रिक्शन की एनसीईआरटी में बात होती है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वही स्थैतिक घर्षण जो वस्तु रुकी हुई है, तो वहाँ पर घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसमें जो घर्षण होता है ना, स्टैटिक की कंपैरिजन में कम होता है। और थर्ड नंबर पर आता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। जो अटैची वगैरह में रोलिंग फ्रिक्शन, रोल गोल गोल पहिए लगे होते हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है, लोटनिक घर्षण है। तो लोटनिक घर्षण, रोलिंग घर्षण में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो सबसे कम होता है। याद रखेंगे, रोलिंग में जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, वो लोटनिक घर्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है। और स्टैटिक घर्षण जिसे स्थैतिक घर्षण हम बोलते हैं हिंदी में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और स्लाइडिंग हमारा जो है वो बीच में इसमें आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए जाइलम और फिल्म टिश्यू से ऊतक से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो देखिए जाइलम में खुद ही आवाज़ आ रही है जल की। तो जो हमारे प्लांट के अंदर जल का संवाहन, जल देखिए जल कहाँ से आ रहा है, रूट से। अब वो पूरे पौधे तक जाता है, फोटोसिंथेसिस में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो जल जाएगा, और उसको ले जाने का काम कौन करते हैं, जाइलम टिश्यू करते हैं, जाइलम ऊतक करते हैं, याद रखेंगे। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उस न्यूट्रिएंट का संवाहन कौन करते हैं, वो आपके फ्लोएम टिश्यू करते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, क्योंकि जब पिछले बार में पेंडुलम वाला क्वेश्चन बना था कि वो मास पर डिपेंड नहीं करती, तो मैंने बोला था कि हो सकता है आगे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, और देखिए ये क्वेश्चन देखने को मिला। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका बनता है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पेंडुलम के केस में यही क्वेश्चन आपका बनेगा, फ्रिक्वेंसी वाला, आवृत्ति वाला। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, दोलन बटे समय होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में आपको कोई दो चीज़ दे देगा, जैसे यहाँ पर दी, एक पेंडुलम है वो 80 दोलन करता है, 80 ऑसिलेशन करता है, तो हमको ऑसिलेशन दे दिया क्वेश्चन में 80 है। कितने समय में करता है, 10 सेकंड में करता है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी पूछी थी, आवृत्ति पूछी थी, सिंपल जिसे फॉर्मूला पता था उसने कर दिया होगा। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हो गई कितनी, 8। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे था, है ना, पॉइंट्स वगैरह में था या जो भी था, मतलब फॉर्मूला याद रखना है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय, ये होता है आपका फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला। इसी के बेसिस पर आपका जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, जो पेंडुलम का होगा। जैसे ये क्वेश्चन बच्चे ने एक मेरे को बताया कि 80 दोलन वो करता है 10 सेकंड में, तो आवृत्ति क्या होगी, तो वहाँ पर आ जाएगी आपकी 8, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी आपकी 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो एग्जाम में बना, ये भी क्वेश्चन बना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण जो है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किरण का। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको दे दिया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको दे दिया 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 90 डिग्री होगा। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हमसे पूछा है, आपतन कोण पूछा है किरण का। अब क्या बोला इसने, इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित किरण है, इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से पूरी रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तब उस केस में पूछ रहा है हमसे कि ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण क्या होगा। देखिए बीच में होती है आपकी नॉर्मल, जब पूरा इंसिडेंट रे से, ये लिखा भी है आपतित किरण से, इंसिडेंट रे से एंगल ऑफ परावर्तन किरण ये ऐसे होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो जब मैं बीच में नॉर्मल करूँगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, वो मेरा 45 डिग्री ही रहा होगा, ये भी 45 डिग्री रहा होगा, और पूरा मिलाकर ये इंसिडेंट रे से यहाँ तक का ये 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया, तो यहाँ पर आंसर होगा 45 डिग्री, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है यहाँ पर हो जाएगा, आपतन कोण। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, जैसे आयरन वगैरह होता है, लोहा होता है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है, मतलब किसी और धातु की, मेटल की परत जो है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो, उस पर जंग ना लगे या वो ख़राब ना हो, वो चमकता रहे। इस तरह से हम एक मेटल के ऊपर जब दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन, जैसे उस पर क्रोमियम की परत जो है वो
चढ़ा दी जाती है ताकि वो अच्छे से शाइन करे, चमके। जैसे साइकिल वगैरह आपने देखा होगा वो चमकती हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर क्रोमियम की जो परत है वो लगा देते हैं ताकि वो आसानी से क्या हो, वहाँ पर उस पर जंग भी ना लगे और वो ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से चमकता रहे। तो ये यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये बना था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। जो विटामिन होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में। अब ये डिपेंड करेगा, ऑप्शन में आपने देखा होगा विटामिन जो होते हैं वो हमें फाइटिंग डिजीज़ से फाइट करने में मदद करते हैं, हमारे सेल्स को अच्छा मेंटेन कर कर रखते हैं ताकि हमारी आंखें ख़राब ना हो। आंखों के सेल्स, हमारे मसूड़ों के सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स, वो सारे अच्छे से मेंटेन कर कर रखते हैं विटामिन जो होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। उसी के लिए हम विटामिन को कंज्यूम करते हैं, तभी हमारे जो सेल हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, हमारे टूथ डिके, हमारी जो हड्डियाँ हैं जल्दी से डिके ना करें। उन सब में जो विटामिन है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन बना था। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम बहुत अभी जनवरी बिल्कुल लास्ट में है या फेबररी में है, वो अभी भी नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। एनसीईआरटी 6, 7, 8 के पूरे अच्छे बेहतरीन नोट्स हैं। इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर जगह आपको जो है ये नोट्स जो हैं वो बहुत मदद करेंगे। कंबाइन है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं जिसका बच्चे सबसे ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज जो आपको कराई हैं वो देखनी तो ज़रूर है, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ों को समझाया और वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो ज़रूर देख कर जानी है। तो उसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी और साथ में पेडागोजी और कंटेंट के जो जितने भी क्वेश्चन 2021 की शिफ्टों में बने विद आंसर्स वो मिल जाएंगे, और साथ में जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए थे मैंने लास्ट में उसकी PDF भी मिल जाएगी। और पेडागोजी के जो नोट्स हैं वो हिंदी में ही मिलेंगे क्योंकि उसका कोई भी सोर्स जो है इंग्लिश में नहीं है। तो पेडागोजी के नोट्स भी आपको साइंस के हिंदी में जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, मेल ID shilpi ch511@gmail.com पर मैम को मेल करें। आपको 120 रुपीज़ जो है UPI ID shilpi8@paytm पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट जैसी आ जाती है, व्हाट्सएप नंबर बच्चे मेरे को भेज देते हैं अपने जीमेल पे, और मैं उनको जितने भी बच्चे हैं उन्होंने नोट्स लिए हैं, किसी को कोई इशू नहीं आया है, तो आप सिंपली आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर। तो आप मेरे को मेल करके 120 रुपये की पेमेंट जो है वो UPI ID पर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बना। देखिए, क्वेश्चन आपका ब्लाइंड स्पॉट से जो है वो 20 तारीख में क्वेश्चन बना। देखिए, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये हमारी आँख का कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से पीछे ये रेटिना होता है और इस तरह से ये ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं पीछे को जो हमारी जाती हैं ब्रेन में, और फिर हमें वस्तु जो है वो दिखाई देती है। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व वाला रास्ता होता है जहाँ पर आँख एंड हो रही होती है ना, ये ऑप्टिकल नर्व वाला जो रास्ता होता है, तो यहीं पर आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है वो देखने को मिलता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, इसमें रॉड और कोन सेल्स जो होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। शंकु ये क्वेश्चन बना भी था ना कि उल्लू में जो आपके क्या होते हैं, रॉड सेल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रॉड सेल जो होते हैं वो रात में देखने में मदद करते हैं, वो डिम लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह से तो ब्लाइंड स्पॉट वाला वो एरिया है जहाँ पर ये रॉड और कॉन सेल जो हैं वो देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इमेज जो है इस जगह पर, इस स्पॉट पर नहीं मिलती। और ये हमारी आँखों में, सबकी आँखों में होता है, दोनों आँखों में होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इनसेंसिटिव होता है, सेंसिटिव नहीं होता, मतलब इनसेंसिटिव होता है लाइट की तरफ। इसमें रॉड और कॉन सेल्स नहीं होते। अब ये भी याद रखेंगे, ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये हमें डिम लाइट में देखने को मदद करते हैं। तो जो रात में जानवर अच्छा देखते हैं उनके अंदर ये रॉड सेल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और कॉन सेल्स जो होते हैं ये हमें दिन में देखने को दिन में देखने में अच्छा मदद करते हैं। जैसे हमारे अंदर ये कॉन सेल्स ज़्यादा होते हैं तभी हमें दिन में जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। अब इनके अंदर ना तो रोड सेल होते हैं ना कॉन सेल्स होते हैं। जो रेटिना होती है वहाँ पर ये सेल्स पाए जाते हैं, तो इनमें नहीं होते, ठीक है। रेटिना में आपकी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। सो द लाइट फॉलिंग ऑन दिस स्पॉट, जो जब लाइट फॉल करती है इस हिस्से पर, इस स्पॉट पर, डज नॉट फॉर्म एनी इमेज, यहाँ पर कोई इमेज, कोई प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता। तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ये कौन सा रीज़न होता है? इट इज़ द रीज़न वेयर ऑप्टिक नर्व, मैंने बताया था ना जैसे गोल बनाते हैं ये यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, है ना, वेयर ऑप्टिक नर्व्स पासिस थ्रू ऑप्टिक डिस्क एंड आउट ऑफ द आइज़ जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है ना, तो वहीं पर ये आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये मैंने
आपको समझा दिया, यहाँ से क्वेश्चन बना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बताया बच्चों ने, प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लांट। देखिए प्लांट में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल 24 घंटे प्लांट जो है, जैसे हम रेस्पिरेशन 24 घंटे करते हैं, सेम वैसे ही प्लांट भी 24 घंटे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन भी होता है प्लांट में। एक्सक्रीशन भी होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस बाहर जाती हैं, एक्सक्रीशन होता है। आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर खाल जो बार्क होती है ना, वो जम जाती है, आपने देखा होगा, जिसको आप उखाड़ें तो वो हड़ भी जाती है, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमारी बॉडी के ऊपर चोट लगने के बाद जो पपड़ी बन जाती है ना, सेम ऐसे ही पेड़ की जो तना होता है उन पर भी वो खाल जो है वो चिपक जाती है, रहती है, तो वो आप हटाएंगे तो वो हट जाती है। तो वो क्या है, वो एक्सक्रीशन ही तो हो रहा है पौधों में। पौधों में ट्रांसपिरेशन भी होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह का भी ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बना था। और एक शायद ये क्वेश्चन भी बना था कि कुछ पत्तियां जो कि हरी नहीं होती, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नहीं, तो उसमें आएगा ड्यू टू सम रीजंस उनका कलर ऐसा हो जाता है, लेकिन उनके स्टमेटा के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। और फिर उसमें ये भी ऐड था, क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करती। देखिए रेस्पिरेशन सारे पौधे करते हैं 24 घंटे, तो उस केस में वो सही वहाँ पर यस होता कि मतलब यस इन सेंस ये हो जाता है यस कि वो भी रेस्पिरेशन करती हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस जो है करती हैं। ड्यू टू सम रीज़न की वजह से उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, बट उनके स्टमेटा जो अंदर जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बने आपको अच्छे से बता दिए। अब देखिए मैंने ये फिर से आपके लिए ऐड कर दी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर सेट में जो है मैथ्स दी फ्लोइंग में बन रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दी है। अब देखिए जो 6 रोग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये जो टीबी होता है ना, ये बैक्टीरिया से होता है और इसका संचरण का तरीका होता है एयर। तो ये याद रखना है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो जीवाणु से हो रहा है, बैक्टीरिया से होता है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। खसरा मीज़ल ये वायरस से होती है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होती है। पोलियो जो होती है वो भी वायरस से होती है, और ये एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, तो याद रखेंगे पोलियो जो है वो वायरस से हो रही है। ठीक है, एयर के थ्रू, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। अब देखिए हैजा जिसे हम कॉलेरा बोलते हैं, तो कॉलेरा और टाइफाइड ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेरा और टाइफाइड, हैजा और आपका टाइफाइड दोनों के दोनों बैक्टीरिया जीवाणु से हो रहे हैं, और किससे होते हैं, जल के माध्यम से, या ये जो हैजा है आप दिख रहा है कॉलेरा, ये भोजन के माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस ए से बन रहा है क्वेश्चन, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो आपका वायरस से होता है, और ये इसका संचरण का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वो आपका जल होता है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया किससे होता है, तो वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, और इसके संचरण का जो तरीका है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो आपका मच्छर है। तो ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों का ही आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, क्योंकि यहीं से मैच द फ्लोइंग करके आपका क्वेश्चन जो है वो भी बन रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, और मैंने सारा रिव्यू आपको अच्छे से दे दिया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अब 22 में तो नहीं है, 23 में है, तो उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम करें, सारे एनालिसिस देख के जाएँ, 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, ये सब अच्छे से देखें। और मुझे लगता है सभी का पेपर जो है साइंस में इस बार बहुत ही बढ़िया पेपर जो है वो होगा।